सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन। हम लोगों को कई बार हम इसको इन्वायरमेंट के सेक्शन में जीआईबी को डिस्कस कर चुके हैं। इसको राजस्थान में गोदावन कहते हैं और खासियत क्या है इसकी, क्योंकि ये बर्ड है और ये स्वाना लैंड्स के अंदर सॉरी ये स्वाना रीजन के अंदर, ग्रासलैंड रीजन के अंदर होता है और इसका वेट जो है 15 से 18 किलो होता है और हाइट इसकी लगभग 1 मीटर तक इसकी हाइट है। अब नाउ द पॉइंट इज, इसको कई सारे थ्रेट हैं। पहला थ्रेट जो है वो ह्यूमन बीइंग से है, ज़मीन पे रहता है तो लोग मार के खा जाते हैं, प्लस वहाँ पर रहने वाले जो प्रेडेटर्स हैं, ज़मीन के प्रेडेटर्स हैं, गीदड़ हैं, कुत्ते हैं, ये सब कुछ उसको मार के खा जाते हैं। दूसरा ये कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, 15 से 18 किलो का जब गोदावर उड़ने की कोशिश करता है तो बहुत भारी है। और दूसरी इसके बाद हम लोग इसको क्लासरूम में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को, कि उसका विजन बहुत अच्छा नहीं होता। तो विजन अच्छा नहीं होने की वजह से उस एरिया में जहाँ से हैवी जो वायर्स हैं वहाँ से गुजरती हैं और हाई इलेक्ट्रिसिटी वायर जब वहाँ से गुजरती हैं तो उसमें इनको करंट लग जाता है, उसमें बहुत सारे वो मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम के ऊपर वहाँ पे डायरेक्शंस दी कि इस तरह से वायरिंग यहाँ से नहीं होनी चाहिए, जो हाई टेंशन वायर्स हैं यहाँ से क्रॉस नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से गोदावन की डेथ हो रही है। बहुत सारे गोदावन क्योंकि पहले ही ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं तो खतरा है कि आने वाले दिनों में डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जो ऑर्डर है, डिलीवर्ड अ लैंडमार्क रूलिंग इन स्ट्रेंथन कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बाय एड्रेसिंग बर्ड फर्टिलिटीज कॉज्ड बाय ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइंस, particularly those linked to the renewable energy projects in राजस्थान एंड गुजरात। इसी टाइप की जजमेंट जो है कुछ कुछ पहले भी आ चुकी है, फिर उसी टाइप से सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शंस दे रहा है। The court adopted a targeted evidence-based approach balancing biodiversity conservation in India's clean energy commitments. Backbone of the case, environmental petition highlight high GIB mortality, Great Indian Burst Busted mortality। क्यों? जिसको मैंने डिस्कस किया कि ऊपर से वायर रहती हैं, जो हाई टेंशन वायर जो वहाँ से क्रॉस करती हैं, ये वो एरिया है जहाँ पर सस्टेनेबल एनर्जी से रिलेटेड ये जो एनर्जी है वो वहाँ पे डेवलप होती है, तो विंड एनर्जी है ये सब। तो वहाँ से ये जो वायर क्रॉस करती हैं, अब इसका विजन बहुत अच्छा नहीं होता उसके साथ, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, करंट लगता है और ये मर जाते हैं और बहुत ज़्यादा ये मर रहे हैं। रीज़न उसके पीछे कि इसका वेट ज़्यादा है, प्लस इसका विजन अच्छा नहीं, तो वायर इसको नज़र ही नहीं आती, जिसकी वजह से उसमें फंसता है और मर जाता है और इकोलॉजिकली वनरेबल है। अब ये कहो कि जैसे हम लोग ऑस्ट्रिच कहते हैं तो अफ्रीका में ऑस्ट्रिच होते हैं, ये ऑस्ट्रिच जैसे तो नहीं है, उनसे इंटायरली डिफरेंट है, बट ये इंडियन बर्ड है। ठीक, तो इसकी अपनी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इसको कि इंडिया के अंदर भी होता है और ये अरेबिक वर्ल्ड में भी ये गोदावन होता है और वहाँ पर उनका अपना बस्टर्ड है, तो उनके अपनी कई सारी बस्टर्ड की कई सारी कैटेगरीज हैं, तो ये इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कैटेगरी में आता है। और उसके पीछे रीज़न जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसकी बॉडी बहुत हैवी होती है और पुअर फ्रंटल विजन होता है, लो एल्टीट्यूड फ्लाइट है, बहुत ऊंचा नहीं उड़ते, जिसकी वजह से इनको करंट लगता है, मर जाते हैं। 2021 की सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी नियर ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन ऑन ओवरहेड पावर लाइंस इन जीआईबी हैबिटेट्स। तो जहाँ जहाँ पर जीआईबी रहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहते हैं, वहाँ पर आपको वायर जो है वहाँ से नहीं निकलनी चाहिए, जिसकी वजह से मर जाए। देन उसके बाद एक्सप्लोरेशन फॉर द अंडरग्राउंडिंग ट्रांसमिशन लाइन। तो ये डिमांड थी कि चांसेस ढूंढो कि एक्सप्लोर करो कि क्या अंडरग्राउंड वायरिंग इसके लिए जो है वो सेफ रहेगा इस एरिया के लिए। अब नाउ द पॉइंट इज, फिर वही पॉइंट है कि हैबिटेट लॉस हो जाएगा। कुल मिला के इनका बेसिकली एरिया जो है राजस्थान गुजरात है, राजस्थान को तो स्टेट बर्ड भी है ये, और कुछ कुछ एरियाज में महाराष्ट्र में होते ग्रासलैंड्स के अंदर ही और कहीं नहीं होते, तो चुप भी जाते हैं उसके अंदर। Concern later raised by the Ministry of Power, MNRE and MOE FCC। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी इसको लेके थोड़ा सा इशू है और हाई कॉस्ट भी रहेगी, इससे इम्पैक्ट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन एंड एनर्जी सिक्योरिटी को लेके बालम रहेगी। रैशनल ऑफ द फाइन जजमेंट, कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट ब्लैंकेट बैन हार्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन थ्रेटन्स टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब हम लोग टोटली बैन कर देंगे, इसी जैसे गुजरेगी नहीं, वो भी जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अरावली को लेके भी रेंज ऐसी थी कि कोई भी अरावली के अंदर कोई भी माइनिंग नहीं होगी, तो वो भी डेंजरस था। फिर स्मगलिंग होती है, उसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो होती तो हैं, फिर दूसरे तरीके से होती हैं। फिर जैसे अरावली के केस में कहा कि 100 मीटर से ऊपर के पहाड़ को, 100 मीटर से जो ऊपर है उनको पहाड़ की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि नीचे के 100 मीटर से कम के पहाड़ों पर आप माइनिंग कर सकते हैं। अब वही कंडीशन यहाँ पर है, गवर्नमेंट की तरफ से अपना लॉजिक आता है कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूटेड ए मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, वाइल्ड लाइफ और पावर सेक्टर एक्सपर्ट्स दोनों की,
कि देखो भाई तुम लोग मिलकर डिसाइड करो कि क्या हो सकता है। फाइनल रूलिंग बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल प्रोपोर्शनलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मेजर्स अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्या है? रीडेफिनेशन प्रायोरिटी कंजर्व एरियाज, राजस्थान के अंदर कोर कंजर्वेशन एरियाज एक्सपैंड टू 14,000 स्क्वायर किलोमीटर, गुजरात के अंदर प्रायोरिटी हैबिटेट इंक्रीज टू 740 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, जहां जहां इनकी प्रिजर्वेशन का काम होना चाहिए। देन इंक्लूड्स ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, क्रिटिकल मूवमेंट, डिसअपीयर्ड डिस्पर्सल कॉरिडोर्स आइडेंटिफाइड बाय स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड साइंटिफिक बॉडीज। डेडिकेटेड पावर ट्रांसमिशन कॉरिडोर, राजस्थान के अंदर क्या है? रीरूट ओवरहेड लाइंस थ्रू कॉरिडोर्स अवे फ्रॉम द सेंसिटिव हैबिटेट्स। तो जहां जहां पर इन लोगों की हैबिटेट है, कोशिश करो कि वहां नहीं हो, उनसे थोड़ा दूर हो जाए। देन उसके बाद गुजरात में नैरोअर कॉरिडोर्स फॉर इवैक्यूलेटिंग रिन्यूएबल पावर विद मिनिमम इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, रूट ऑप्टिमाइजेशन, कन्वर्जेंस ऑफ मल्टीपल लाइंस इनटू कॉमन स्ट्रेचेस टू रिड्यूस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, प्रोजेक्ट रिस्ट्रिक्शंस इन कोर हैबिटेट। अब देखो बेटा पॉइंट ये कि दो एस्पेक्ट्स हमेशा साथ साथ चलते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या इंडिया की बढ़ती हुई ज़रूरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन या सिविलाइजेशन को फोकस करेंगे तो एनवायरनमेंट जरूर डिस्टर्ब होगा। उस डिस्टर्ब एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारे ये जो प्रीशियस हमारे जो ये बर्ड्स हैं या जो प्रीशियस हमारे इकोलॉजिकल वाइल्ड लाइफ है, तो ये डिस्टर्ब जरूर होती है, नुकसान भी होता है। कई सारी जगहों से जब हाथी गुजर रहे हैं या रेलवे लाइन गुजर रही हैं, तो वहाँ पर रिसेंट न्यूज़ आई थी कि हाथी कट के मर गए ना। और फिर उसके बाद अगर सड़कें गुजरती हैं तो पालम है, रेलवे गुजरती है तो पालम है। बहुत सारी जगहों पर हाथियों के लिए ब्रिज बनाए गए हैं, हाथियों के लिए ब्रिज बनाए गए। और यहाँ पर जो है वायर्स आप कितनी दूर कर लेंगे, है तो बर्ड है, आज यहाँ है कल वहाँ, फिर उड़ के वहाँ पहुँच जाएगा, कितनी दूर ले जाएंगे। हाँ ये है कि कोर हैबिटेट से आप थोड़ा दूर ले जाओ तो कुछ हो सकता है, बट 100% प्रोटेक्शन जो है इम्पॉसिबल है। पूरे एरिया के अंदर हम सोचेंगे 10-12 किलोमीटर तक सरकार लगातार अंडरग्राउंड वायरिंग कर देगी, वो भी जो है फिजिबल नज़र नहीं आता। सो कई सारे इश्यूज हैं यहाँ पे। सो नो न्यू ओवरहेड पावर लाइंस इन प्रायोरिटी एरियाज, बस वही कि कुछ जो प्रायोरिटी एरियाज आप डिफाइन कर लो, आइडेंटिफाई कर लो। कौन करेंगे? ये दोनों लोग मिलकर करेंगे, जिसको हमने डिस्कस किया, पावर सेक्टर की भी, एनवायरनमेंट के भी, विद लिमिटेड वोल्टेज बेस्ड एग्जाम्पशंस हैं। बैन ऑन न्यू विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, तो कोई भी जो विंड एनर्जी है, क्योंकि गुजरात में विंड एनर्जी मेजरली वही बनती है और तो कुछ है नहीं वहाँ पे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो पोल्यूशन भी कोई नहीं है, हवा चल रही है, जो है वो जो टर्बाइन्स हैं वो घूम रही हैं, ठीक। और उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस ऑन लार्ज सोलर पार्क एंड एक्सपेंशन बियॉन्ड द डिफाइंड थ्रेशोल्ड एरिया से उनको कहा कि यहाँ आपको नहीं बनाना है, कोशिश करो यहाँ से दूर रखो। एंड वोल्टेज बेस्ड अंडरग्राउंडिंग विद टाइमलाइंस, हाई रिस्क ट्रांसमिशन सेगमेंट्स आइडेंटिफाइड फॉर इमीडिएट अंडरग्राउंडिंग, स्टेट स्पेसिफिक डेडलाइन है, कंप्लीशन टारगेट्स रेंजिंग फ्रॉम 2 to 4 years, एंड बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर्स एविडेंस बेस्ड अप्रोच है, नो ब्लैंकेट मैंडेट फॉर इंस्टॉलेशन, कोर्ट डायरेक्टेड साइंटिफिक एवेल्युएशन ऑफ द रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस बिफोर वाइडर अडॉप्शन। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हमने कह दिया और आप इसको इम्प्लीमेंट कर दो। ये इस तरह है कि कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने से पहले आप ये देखो कि इसकी इम्प्लीकेशंस का कोई इम्पैक्ट होगा भी कि नहीं, और उसके लिए आपके पास रिसर्च है। पहले काफ़ी दिनों तक घूम फिर लो, दुनिया के बाकी एरियाज में देख लो, वहाँ पर ऐसी प्रिजर्वेशन के लिए क्या किया जाता है, फिर उसके बाद डिसाइड करो। कंडीशन हर बर्ड की डिफरेंट है। हम लोग ऑस्ट्रिच के साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उड़ते ही नहीं है, है ना। ये उड़ते हैं पर इनका जो बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं जाते, क्योंकि वेट ज़्यादा है, इस करके 15 से 18 किलो का बर्ड है, उड़ेगा कैसे? विंग स्पैन चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, उसका अपना वेट बहुत ज़्यादा है, इस करके बहुत ऊंचाई पे नहीं जाएंगे। हर बर्ड के लिए हर कंट्री की जो अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट है। चलो आगे आते हैं हम लोग। कंजर्वेशन ओरिएंटेड डायरेक्शंस क्या हैं? ध्यान रखना बेटा, जो लोग यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका एनवायरनमेंट इकोलॉजी का सेक्शन है, वहाँ पर ये गोदावन बर्ड जो है वो आता जरूर है, क्योंकि एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। देन उसके बाद रेस्टोरेशन एंड कंसोलिडेशन एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स हैं, हमने डिस्कस किया कि ग्रासलैंड्स में ही होते हैं ये। एंड स्ट्रेंथनिंग इन सीटू कंजर्वेशन कैसे करेंगे? कंसीटू का मतलब होता है वहीं पर अगर कंजर्वेशन करना हो, जिनका नेचुरल हैबिटेट है, वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये है कि प्रेडेटर कंट्रोल करो, वहाँ पर जो गीदड़ हैं या कुत्ते हैं उस एरिया के अंदर जिनसे इनको खतरा हो सकता है, पहले उनका नंबर को कंट्रोल करो। देन उसके बाद हैबिटेट इनक्लोजर्स वहाँ पे डेवलप किए जाएं, और उसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड स्टीवर्डशिप,
अब पॉइंट ये है कि इस तरह के बर्ड को देखने के लिए टूरिस्ट भी आते हैं, और जैसे अलग अलग एरियाज़ में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे कहीं कहीं किसी 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 एरिया में कोई फ्लैगशिप स्पीशीज़ है ना? तो वहाँ पर उसको हीरो बना के उसके रिलेटेड जो है वो चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। ऑब्वियसली हर किसी के लिए फ़ैसिनेटिंग होता है एक ऐसा बर्ड देखना जो 1 मीटर तक जिसकी हाइट है, 15-18 किलो जिसका वज़न है और ज़मीन पे रहता है, उड़ता नहीं, ज़मीन पे ही अंडे देता है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है उस एरिया के आस-पास के लोग हैं, उनको फिर ऐसा ट्रेन किया जा सकता है। देन अडॉप्शन ऑफ जंप स्टार्ट ब्रीडिंग स्ट्रेटजी है, एग ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक फॉर सपोर्ट वाइल्ड ब्रीडिंग एंड जीपीएस टैगिंग एंड ट्रैकिंग है, मॉनिटरिंग मूवमेंट पैटर्न्स एंड पोस्ट रिलीज सर्वाइवल है। तो ये भी हो सकता है, टैग लगाए जा सकते हैं उनके ऊपर। देन सिग्निफिकेंस वैल्यू एडिशन फॉर द मीन्स, इसमें क्या क्या आएगा? रीइंफोर्स बैलेंस बिटवीन क्लाइमेट एक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो अप्लाइज प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जरूरी है बहुत सारी जगहों पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस है। उसके बाद प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है इकोलॉजिकल प्रोपोर्शनैलिटी, सेट्स अ पॉलिसी टेम्पलेट फॉर मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाइल्ड लाइफ इन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया। सो इंडिया जैसी कंट्रीज में खासतौर के ऊपर हमारे ऊपर प्रेशर भी रहता है कि आपकी वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके सबसे बड़ा इशू यही रहता है कि या तो एनवायरनमेंट कंजर्व करेंगे, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन होगा, या फिर जो दूसरा एस्पेक्ट जो है कि वो आप इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करो, या फिर जो बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन है उसकी डिमांड्स हैं उसको फुलफिल करो। अब इंडिया में हमने डिस्कस किया है कि रिवर्स तो बहुत थोड़ी हैं, खास तौर के ऊपर जैसे ही हम लोग मध्य प्रदेश में विंध्य माउंटेन क्रॉस करते हैं तो वो 3-4 बड़ी रिवर्स को छोड़ के, है ना, कावेरी कृष्णा गोदावरी को छोड़ के कोई खास रिवर वहाँ पे साउथ में नहीं है। हालांकि ईस्टर्न पार्ट के अंदर कई सारी आती हैं, बट पॉइंट ये कि वो सब बे ऑफ बंगाल वाली हैं, और कोई मेजर रिवर नहीं होने की वजह से कोई डैम भी नहीं बन सकते, टेरेन ऐसा नहीं है कि डैम क्रिएट हो सके वहाँ पे। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी कम है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के वही 2-3 तरीके ही हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, या फिर इसका सॉल्यूशन जो है कुल मिला के वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो टॉपिक हम लोगों ने इससे पहले किया था, वो हो सकता है। पर अल्टीमेटली फिर भी एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी तो वायर्स के थ्रू ही पहुँचेगी ना, और दुनिया के हर देश में ऐसा ही होता है, वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है। अभी हमारा कंसर्न है कि वहाँ पर हमारे यहाँ पर ये जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का इलाका है, इस करके अब हम ये भी नहीं सोच सकते कि 10, 15, 20 किलोमीटर के एरिया में अंडरग्राउंड वायरिंग कर दूँ, उसके अपने-अपने कई सारे इश्यूज़ हैं। हाँ, तो देखो आने वाले दिनों के अंदर क्या-क्या होता है, सरकार क्या करती है, कोर्ट की डायरेक्शंस क्या आती हैं, एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो क्या अपनी सजेशन और देते हैं फ्यूचर के अंदर।